हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम BEGAE 182 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट चैप्टर का सबसे आखिरी लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड द अदर स्पीच इवेंट्स। अदर स्पीच इवेंट्स एंड कन्वर्सेशन में क्या डिफरेंस है? स्पीच इवेंट्स के अंदर ही कन्वर्सेशन आता है। जितने भी हम स्पीच इवेंट्स यूज़ करते हैं या फिर बोला जाए जितने भी हम सोशल एक्टिविटीज़ के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, उसको स्पीच बोला जाता है, स्पीच इवेंट बोला जाता है। ठीक है, तो आपके स्पीच इवेंट में बहुत सारी चीज़ आ गई, जैसे लेक्चर्स हो गया, डिस्कशंस हो गया, मीटिंग्स हो गई, इंटरव्यूज़ हो गया, डिबेट्स हो गया। कन्वर्सेशन भी उसी का एक पार्ट है। बट कन्वर्सेशन एंड स्पीच इवेंट्स में क्या डिफरेंस है कि कन्वर्सेशन को एक अलग से एक अलग टर्म दिया गया, ये जानेंगे। ठीक है, हाइम्स यूज द टर्म स्पीच इवेंट फॉर द एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टली गवर्न बाय द नॉर्म्स फॉर द यूज ऑफ स्पीच, है ना। जो हाइम्स थे, डी हाइम्स, इन्होंने यूज़ किया था ये जो टर्म स्पीच इवेंट को उन एक्टिविटीज़ के लिए जो कि डायरेक्टली गवर्न किए जाते हैं स्पीच के पैरामीटर्स के द्वारा, है ना। आप अगर कोई चीज़ बोलोगे या फिर आप अगर कोई लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो एक सोशल एक्टिविटीज़ के लिए जहाँ पे आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, है ना, तो वहाँ पे जो जो पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आप मान लो, है ना, आप बचपन से लेटर्स लिखते आ रहे हो, इवन आप स्पीच लिख रहे हो, आप डिबेट्स कर रहे हो, है ना, वहाँ पे भी, है ना, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होता है, डिफरेंट उसके प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे आप उसको कंक्लूड करते हो, तब जा करके आप उस चीज़ को यूज़ करते हो। स्पीच का भी अपना एक कंक्लूजन होता है, अपना एक एंडिंग ओपनिंग पॉइंट होता है। तो हर एक पैरामीटर्स, हर एक नॉर्म्स जिसके द्वारा जो कि स्पीच को यूज़ किया जाए, मतलब जिसके द्वारा कोई भी लैंग्वेज को एज एन सोशल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाए, उसको स्पीच इवेंट्स बोलते हैं, है ना। तो हम भी यही टर्म यूज़ किया था स्पीच इवेंट्स के लिए। एज स्पीच इवेंट कन्वर्सेशन कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद द अदर टाइप ऑफ स्पीच इवेंट्स सच एज लेक्चर, डिस्कशन, मीटिंग्स, इंटरव्यू, डिबेट्स, है ना। स्पीच इवेंट्स जो है ना, उसमें कन्वर्सेशन भी आ जाता है। वी रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दिस स्पीच इवेंट्स एज अ डिस्टिंक्ट बाय वर्च्यू ऑफ डिफरेंसेस इन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु टेक पार्ट इन दैम एज वेल एज थ्रू डिफरेंस इन द अप टाइप एंड द अमाउंट ऑफ टॉकिंग एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेंट, द सेटिंग, quorum इफ एनी रिक्वायर्ड etc। तो ये डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस आखिर आता क्या है? बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्ट ले रहे हैं, कितने नंबर ऑफ जो उसमें इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, कहाँ पे हो रहा है, उसकी सेटिंग्स कैसी है ना, उसके कोरम क्या है, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण से लेक्चर्स, कन्वर्सेशंस, आपके डिस्कशंस, मीटिंग्स, ग्रुप डिस्कशन, ये सब अलग अलग हो जाते हैं, है ना। जैसे लाइक कन्वर्सेशन सोन अबव also have the identifiable rules of for proper beginnings, middle and ending, politician if notice at the front up, है ना। जैसे कि हमने कन्वर्सेशन में देखा था, उसमें एक एंडिंग था, क्लोजिंग था, है ना, एक प्रॉपर टॉपिक डेवलपमेंट था। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं अलग अलग स्पीच इवेंट्स के लिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग एज ऑलरेडी सेड, जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमने देखा था, है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्पीच इवेंट को या फिर बोला जाए कन्वर्सेशन को कंडक्ट करने के लिए। आपको सबसे पहले एक ओपनिंग इनिशियल समन्स देना पड़ेगा, कुछ भी आपको ओपनिंग पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो, फिर आपको क्लोजिंग पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो कन्वर्सेशन एंड हो, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं भी कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं, हाय हेलो एज अ ओपनिंग यूज़ कर सकते हैं, थैंक यू बाय सी यू लेटर एज अ क्लोजिंग यूज़ कर सकते हैं। ओके, for many speech events, there is initial summons. Example, memo, notice calling for a meeting, participant assemble over time before the occasion actually begins. There may be a specified setting and the person who assemble other oriented to the space fit category members, members of the club, union, student, faculty at the college lecture. Some events such as formal meeting, example, the annual general body meeting of the company require a specified number of the participants before the events may properly be seen as the beginning, such as the quorum at the meeting, है ना। तो बहुत सारे स्पीच इवेंट्स में एक इनिशियल समन दिया जाता है, जैसे कि एक मेमो, नोटिस, मैसेज दिया जाता है, जिसके कारण से जो मीटिंग होल्डर्स होते हैं या फिर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो वहाँ पे आते हैं। कोई स्पेसिफिक सेटिंग की जाती है, एक हॉल, एक क्लासरूम, एक बिजनेस मीटिंग रूम, है ना। तो इस तरीके से एक स्पेसिफाइड सेटिंग की जाती है जहाँ पे जो स्पेसिफाइड कैटेगरी मेंबर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। अगर कोई बिजनेस मीटिंग हो रहा है तो वहाँ पे बच्चे थोड़े जाएंगे, है ना, या फिर कोई बच्चों के स्कूल में लेक्चर क्या पीरियड हो रहा है तो वहाँ पे बिजनेसमैन थोड़ी आएंगे। तो अलग अलग से स्पेसिफाई ना हॉल सेटिंग किए जाते हैं, अलग अलग स्पेसिफाई कैटेगरी आते हैं, मेंबर्स के डिफरेंट फॉर्मल मीटिंग्स की जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें अलग करती है एक दूसरे को, और ये सारी चीज़ें एज अ पैरामीटर यूज़ किया जाता है अलग अलग चीज़ों को कंक्लूड करने के लिए। सम स्पीच इवेंट्स में नॉट बिगिन एज सून एज द रिक्वायर्ड पर्सन आर प्रेजेंट। कुछ स्पीच इवेंट्स तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लूँ, अगर प्रोफेसर कॉलेज एंट्री कर गए, रूम क्लासरूम एंट्री कर गए, फिर भी बहुत सारे नॉइजेस होते रहते हैं हर कॉर्नर में,
उस क्लासरूम के हर कॉर्नर में बहुत सारे नॉइजेस होते रहते, बट जब तक प्रोफेसर कुछ एक फॉर्मल मार्कर्स यूज़ नहीं करता, फॉर्मल मार्कर्स जैसे कुछ ऐसा ओपनिंग पॉइंट लाइक ओके राइट इट्स टाइम टू बिगिन, ओके गुड मॉर्निंग आज आई एम हियर, इस टाइप का कुछ भी नहीं बोलता, तब तक वो जो भन भन है क्लास में, जो साउंड्स आते रहते हैं, जो बातचीत की जो साउंड्स आते रहती है वो होते रहता है। लेकिन जैसे प्रोफेसर कोई भी फॉर्मल मार्कर्स यूज़ करते हैं, अपना कुछ एक टैग यूज़ करते हैं, तो सब बच्चे शांत हो जाते हैं, है ना। फिर प्रोफेसर अपनी जो बाकी की कन्वर्सेशन है या फिर जो बाकी का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से एक फॉर्मल मार्कर्स यूज़ किया जाता है ना। इवन मीटिंग में भी, बिजनेस मीटिंग में भी एक फॉर्मल मार्कर्स यूज़ किया जाता है, या फिर एक क्लासरूम में या फिर एक लेक्चर में, या कभी आपने नरेंद्र मोदी को भाषण देते हुए सुना होगा, लेक्चर देते हुए सुना होगा, वो भी एक फॉर्मल मार्कर यूज़ करते हैं। भाइयों और बहनों, सब शांत हो जाते हैं कि भाई अब नरेंद्र मोदी आके भाषण देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें एक फॉर्मल, है ना, मार्कर्स की तरह यूज़ होती है हर स्पीच इवेंट्स में। नाउ we will be talking about interviews and the meeting in subsequent units when we illustrate in detail how this two specific event differs from the conversation. Here we propose to consider another feature in which lecture differs from the conversation. यहाँ पे हम समझेंगे सिर्फ इस पार्ट में, ये जो 8th पार्ट है इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, यहाँ पे सिर्फ हम देखेंगे कि कैसे कन्वर्सेशन डिफरेंट होता है लेक्चर से। बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि आपका मीटिंग्स हो गया, इंटरव्यूज़ हो गया, उसको बाकी लेटर चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कन्वर्सेशन और लेक्चर के बीच में डिफरेंस बताया गया। जैसे कि स्पोकन एंड रिटन मोड, है ना, में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो रिटन मोड होता है वो नॉन रेसिप्रोकल होता है नेचर में। नॉन रेसिप्रोकल मतलब जिसमें तालमेल नहीं होता, जिसमें इंटरप्शन नहीं होता, जिसमें परस्पर नहीं होता। जैसे कि अगर कोई हाई बोले तो दूसरा हाई बोलते हैं, ये आपका ओरल मोड है। लेकिन अगर रिटन मोड को लोगे तो आप हाई बोलोगे तो आप ही को पूरा चीज़ कंटिन्यू करना पड़ेगा, है ना। बट आपको कोई यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन तो आगे कुछ नहीं बोलेगा। इसी तरीके से लेक्चर्स भी होता है, वो भी नॉन रेसिप्रोकल होता है टर्म में। आप भाषण देना स्टार्ट करोगे तो आप उसको पूरा कंप्लीट करोगे, आप अपना पूरा वोकैब्स, पूरा हर चीज़ यूज़ करोगे, उसमें वहाँ पे कोई एजेंसी पेयर नहीं होगा, कोई टर्न टेकिंग नहीं होगा, कोई भी इमीडिएट वर्बल फीडबैक आपको नहीं मिलेगा, है ना, जैसे कि कन्वर्सेशन में हमें मिलता है ना। तो यहाँ पे जो लेक्चर है कन्वर्सेशन से यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। कन्वर्सेशन में आपको एजेंसी पेयर मिलती थी, आपको टर्न टेकिंग मिलती थी, आपको टॉपिक डेवलपमेंट मिलता था, आपको इमीडिएट वर्बल फीडबैक मिलता था। तो ये सारी चीज़ें कन्वर्सेशन में होती थी। बट जो लेक्चर है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना। यहाँ पे जो लेक्चर दे रहा है या फिर जो उस कम्युनिकेशन को कर रहा है, वहीं पे उसको हर चीज़ का रोल प्ले करना होता है। खुद को समझाना भी पड़ता है ना, हर पे जो ऑडियंस बैठी है उसको समझाना भी पड़ता है, उसको सारे टॉपिक को खुद से कवर करना पड़ता है एज एन स्पीकर, एंड उसको समझना ही पड़ता है ताकि ऑडियंस समझ पाए। तो ये सारी चीज़ें एक लेक्चर में डिफ़र कर देती है कन्वर्सेशन से। नाउ in the words of the Widdowson, the act of lecturing is the enactment of an exchange with the speaker taking on the role of both the interlocutors, है ना। अगर विडोसन के वर्ड में देखें तो ये जो एक्ट है लेक्चरिंग का, एक ऐसा कानून है जिसमें, या फिर बोला जाए एक ऐसा लॉ है ना, जिसमें जो स्पीकर है उसको दोनों रोल प्ले करना होता है ना, सुनने वाला का भी, सुनाने वाला का भी, है ना। जब तक आप इमेजिन करो, जब नरेंद्र मोदी भाषण देते, लेक्चर देते, तो वो खुद से ही पूरा बोलते। कोई आम जनता उठ करके आती क्या स्टेज पे कि नहीं अब नरेंद्र मोदी बोल दिए, अब नरेंद्र मोदी की बात को मैं करूँगा, फिर नरेंद्र मोदी आके बोलेंगे, फिर मैं बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी पूरा लेक्चर देते हैं। हाँ, जनता भले ताली बजाती है ना, उनके अप्रिसिएशन में, ये अलग बात है ना। बट नरेंद्र मोदी को पूरा लेक्चर कंप्लीट करना होता है। वो जो बोलते हैं उनको उसको समझना पड़ता है एज ए जनता के तौर पे। जब वो मान लो बोलेंगे कि सेब का दाम 10 रुपये है, तो वो जनता के तौर पे सोचेंगे ना, सेब का दाम 10 रुपये मतलब सेब सस्ता है, तो वो बोलेंगे अभी सेब सस्ता हो गया, सेब का दाम 10 रुपये। इस तरीके से उनको दोनों रोल प्ले करना होता है। वो माइंड में सोचते रहते हैं कि ऑडियंस अभी क्या सोच रहे होंगे, एंड फिर वो उसके हिसाब से पूरा लेक्चर कंप्लीट करते हैं। उसको पूरा लेक्चर को खुद से प्रोपोल करना पड़ता है। जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं वो खुद से ही क्लियर करते हैं, कोई और नहीं आता। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लेक्चर जो होता है वहाँ पे जो स्पीकर होता है या फिर जो रीडर होता है सिर्फ एक ही होता है, वही पूरा प्रोपल करता है, वही पूरा कंप्लीट करता है, कंक्लूड करता है। बट कन्वर्सेशन में दो लोगों की ज़रूरी, मतलब दो लोगों की जो सहमति या फिर बोला जाए तो दो लोगों की प्रेजेंस है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक दो लोग नहीं होंगे कन्वर्सेशन क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ये है एक जो डिफरेंस होता है लेक्चर एंड कन्वर्सेशन में। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है एक लेक्चर का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बताया गया, yesterday I spoke you about Canada, today I shall talk about Australia, which happens to be next topic. Australia is a land of contrast. It is
Geologically, one of the oldest landmass, yet it ranks as the one of the youngest of the nation. It is half a world away from Europe, but its people are largely of European descent and they follow a Western lifestyle. तो यहाँ पे एक टॉपिक दी गई, यहाँ पे एक छोटा सा मान लो लेक्चर दिया गया है ना ऑस्ट्रेलिया के बारे में. वो एक लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट है ना. जियोलॉजिकली वो बहुत ही पुराना है, बट वो अभी नया नया ढूंढा गया है ना. जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको यूरोप के बारे में पता चलता है, वहाँ पे आपको इंडियन सब कंटिनेंट के बारे में पता चलता है, एशिया के बारे में पता चलता है, लेकिन आपको कहीं पे ऑस्ट्रेलिया का कोई भी मेंशन किया गया क्या? नहीं. ऑस्ट्रेलिया भी नया नया कंट्री बना है, ठीक है. तो ये यंगेस्ट ऑफ द नेशन है ना. ये यूरोप से बहुत अलग है, मतलब एज इन आधी दुनिया ये यूरोप से अलग है. और यहाँ के जो लोग होते हैं नॉर्मली यूरोपियन डिसेंट फॉलो करते, एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल फॉलो करते. तो यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया के बारे में लेक्चर दे दिया. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये लेक्चर किस तरह से हो सकता है. जो लेक्चर देने वाला है वो क्या सोचा होगा. सबसे पहले स्पीकर बताया होगा, जो बोल रहा होगा वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक सेंटेंस यूज़ किया होगा, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट. अब देखो वो ये सोचेगा, अगर वहाँ पे कोई लिसनर होता, लिसनर तो खैर है ही, बट वो कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन वो सोच रहा होगा अगर यहाँ पे कोई लिसनर होता तो वो ये ज़रूर बोलता कि कैसे तुम कुछ कैसे बोल सकते हो इसके बारे में, तुम कोई प्रूफ दो. फिर वो स्पीकर खुद से ही बताता कि एक जियोलॉजिकल वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास है ना, ये बहुत पुराना है बट फिर भी ये यंगेस्ट ऑफ द नेशन है. फिर लिसनर बोलता, एज इमेजिन कर रहा है वो अपने माइंड में. फिर लिसनर ऐसा उसको बोल सकता था कि यार तुम कोई और एग्जांपल दे सकते हो. फिर स्पीकर खुद ही से कंक्लूड करेगा, यस इट इज़ अ हाफ अ वर्ल्ड अवे फ्रॉम द यूरोप, बट इट्स पीपल आर लार्जली ऑफ द यूरोपियन डिसेंट एंड दे फॉलो अ वेस्टर्न लाइफस्टाइल. है ना, यूरोप से बहुत अलग है बट फिर भी यहाँ के लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल है ना फॉलो करते हैं. तो इस तरीके का एक लेक्चर होता है. ओके तो ये एक लेक्चर कंक्लूड किया जाता है जहाँ पे स्पीकर को ही दोनों इंटरलोकेटर्स का जो प्रेजेंस है उसको निभाना पड़ता है. ओके नाउ a lecture like written discuss thus involve non-reciprocal interaction and the result of this is a task. The audience must interpret this text to reconstitute the interaction as it does not reveal a second person reaction with the speaker anticipate by enacting the other participant role. It is in this sense that lecturing is covert and non-reciprocal and differs from the conversation which is overt and the reciprocal. Okay. तो ये जो लेक्चर है ये एक नॉन रेसिप्रोकल इंटरेक्शन है ना, एक प्रवचन की तरह है जहाँ पे है ना उस वहाँ पे कोई और पर्सन आकर के इंटरेक्ट नहीं कर सकता. लेक्चर को खुद अकेले एक स्पीकर को पूरा कंक्लूड करना पड़ता है, बस यही बताया गया. एंड जो कन्वर्सेशन है वो वो ओवर्ट होता है एंड रेसिप्रोकल होता है. वहाँ पे किसी और पर्सन का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है. जब तक वो आगे कंक्लूड नहीं करेगा, जब तक सामने वाला दोनों मिल करके लेक्चर को आगे नहीं बढ़ेंगे, लेक्चर आगे नहीं बढ़ेगा. बट जो कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ेगा. बट जो लेक्चर है वो कोवर्ट होता है एंड नॉन रेसिप्रोकल होता है. लेक्चर को खुद से कंप्लीट होना होता है ना, एंड वो नॉन रेसिप्रोकल होता है. वहाँ पे कोई और किसी का इंटरेक्शन नहीं मौजूद होता है. बस इतना ही समझाया गया है इस लेक्चर में, इस पार्ट ऑफ द टॉपिक में. तो गाइज़ यहाँ पे ये पूरा टॉपिक ख़त्म होता है. अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एंड हम आगे के लेटर चैप्टर्स दूसरे वीडियो में कवर करेंगे. आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर के सारा वीडियोज़ कवर कीजिएगा. एंड गाइज इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज़ गेट इन टच विद मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू गाइज.